आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेसेस स्ट्रक्चर। हम इसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरे सेंटेंस का, ठीक है। फ्रेसेस स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो ये फ्रेज होते हैं इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अ फ्रेज इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस एंड फंक्शंस एज अ यूनिट इन अ सेंटेंस। जो ये फ्रेज होते हैं, ठीक है, ये अपने आप में एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से बने एक सेंटेंस होता है, लेकिन ये पूरे सेंटेंस नहीं होते, ठीक है। हम इसके अंदर इसी को पढ़ने वाले हैं, इसी से रिलेटेड चीज़ें आएंगी और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो सिंपल होगी यूनिट 3 के अंदर। तो ग्रामर पढ़ने से पहले हमेशा फ्रेज और क्लॉज जैसी चीज़ें कंफ्यूज करती है। तो आज हम फ्रेज और क्लॉज के बीच एक युद्ध छेड़ते हैं, यानी कि हम इसको अच्छे से समझते हैं। फ्रेज वर्सेस क्लॉज, ठीक है। फ्रेज और क्लॉज, देखो दोनों की जो भूमिकाएं होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। उनके बीच के अंतर को समझना हो तो हम उन दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो क्लॉज है वो क्या होता है? क्लॉज जो होता है वो ग्रुप बना होता है वर्ड्स का, ठीक है। वर्ड्स इकट्ठा करके एक ग्रुप बनता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। जो फ्रेजेस होते हैं, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डजेंट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ठीक है। जो क्लॉज होते हैं उसके अंदर हमको सब्जेक्ट वर्ब पूरा एक अच्छा सा सेंटेंस अपन को मिल जाता है, लेकिन जो फ्रेज होते हैं वो अपने आप में एक अधूरे सेंटेंस होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। वेर एवर यू गो आई विल फॉलो। वेर एवर यू गो आई विल फॉलो। तुम जहाँ जाओगे मैं पीछा करूँगा। मैं पीछा नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मतलब इस सेंटेंस का मतलब है वेर एवर यू गो आई विल फॉलो। वेर एवर यू गो जो है वो अपने आप में एक फ्रेज है जो अधूरा है, ठीक है। और जो क्लॉज है आई विल फॉलो, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस बनाता है। वेर एवर यू गो डजेंट मेक सेंस ऑन इट्स ओन, इट्स नॉट अ कंप्लीट थॉट, बट आई विल फॉलो कंटेन्स बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। आई एंड फॉलो, ठीक है, जो आई है और फॉलो है ये सब्जेक्ट और वर्ब रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज़ अ कंप्लीट थॉट एंड वी डोंट नीड एनी मोर वर्ड्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब इसी के अंदर आपको एक्सरसाइज करने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हैं जो आपको सिंपल में समझ में आए। देखिए जो नाउन होते हैं, इसके अंदर आपको नाउन फ्रेसेस दिए जाएंगे, वर्ब फ्रेसेस दिए जाएंगे, एडजेक्टिव फ्रेसेस दिए जाएंगे और प्रीपोजिशन फ्रेसेस दिए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया फ्रेसेस क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसके आगे नाउन जोड़ दिए तो आपको तो भाई डर लगने लग जाएंगे। अरे भाई ये तो हमको तो सर ने बताया ही नहीं, ये तो क्या ही चीज़ आ गई भाई, हम तो कन्फ्यूज हो गए अब एग्ज़ाम में। देखो मैं आप लोगों को नाउन फ्रेज के बारे में बता रहा हूँ अब, ठीक है। नाउन फ्रेज में एक सेंटेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे NP करके दिखाते हैं वैसे, ठीक है, नाउन फ्रेज को NP करके। तो इसको जो सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे, द टाइनी माउस, ठीक है, द टाइनी माउस, ये एक नाउन फ्रेज है, ठीक है, अपने आप में एक अधूरा, लेकिन उसके अंदर नाउन है। नन्हा चूहा, ठीक है, एक छोटा चूहा। अब वर्ब फ्रेज क्या होगा? शॉर्ट में इसको ऐसे ग्रामर्स की बुक में लिखा जाता है VP करके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है? वर्स रीडिंग, ठीक है, वर्स रीडिंग, पढ़ रहा था, ठीक है, वर्स रीडिंग। ये अपने आप में क्या है? अधूरा सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या है? वर्ब है, क्रिया है, यानी कुछ होता हुआ दिख रहा है हमको, ठीक है। अब एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर क्या होगा? इसका शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है ADJP, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव का मतलब पता ही होगा आपको, विशेषता बताना। तो वेरी टॉल, ये इसका सेंटेंस हो गया, मतलब कि इसका फ्रेज हो गया टॉल, ठीक है, बहुत लंबा। प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज क्या होता है? PP, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखे थे, ऑन द टेबल। प्रीपोजिशन क्या हो गया इसका? प्रीपोजिशन फ्रेज का क्या होगा? ऑन द टेबल। तो ये सब मैंने आपको क्या बताया, देखो ये जो फ्रेजेस हैं ये अपने आप में अधूरे होते हैं, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अब इसके अंदर नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाए तो फिर तो हमको तो भाई घबराहट होगी अगर हमने पढ़ा नहीं है तो मैंने आज आपको बता दिया, मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एडजेक्टिव फ्रेज में ऐसा लिखेंगे, आधा अधूरा होगा और आपको पूरा करने को बोलेंगे, तो ऐसे कुछ होंगे, तो हम वो आगे एक्सरसाइज में जानेंगे। तो अभी आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज फर्स्ट, इसके अंदर हम देखने वाले हैं, आपको इसके अंदर कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे
और उन सेंटेंसेस के अंदर हमें फ्रेसेस पता करने होंगे, ठीक है। तो जितना आप अभी तक समझ पाए हो, इसके बाद आपको ये पक्का हो जाएगा और ये आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट, अंडरलाइन द फ्रेसेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट द फ्रेस टाइप, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, कुछ फॉलोइंग सेंटेंसेस होंगे और आपको फ्रेज टाइप पता करना है, ठीक है। इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ और साथ साथ में हम करते जाएंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सम एक्टर्स आर वेरी एरोगेंट, सम एक्टर्स आर वेरी एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी, ठीक है। सम एक्टर्स जो हैं वो हो गया आपका नाउन फ्रेज, और जो आर है वो हो गया आपका वर्ब फ्रेज। होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं जो एरोगेंट होते हैं, तो आपका आ गया वर्ब फ्रेज आर। एरोगेंट आ गया आपका, मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, तो मतलब एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। आपको इसके बारे में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर आपको एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन, इन ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हम सेंटेंस के अंदर इसी को खोजेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक गॉडी कलर्स। अब ये क्या होता है, देखो, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक गॉडी कलर्स मतलब भड़कीले रंग, एकदम मतलब होता है ना, कुछ लड़कियों को पसंद होता है एकदम मतलब चमक दमक टाइप के, है ना, मतलब समझ रहे हो, तो समझ जाओगे। मोस्ट ऑफ द हो गया आपका नाउन फ्रेज, गर्ल्स लाइक हो गया आपका वर्ब फ्रेज, और गॉडी कलर्स हो गया आपका नाउन फ्रेज। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स लाइक गॉडी कलर्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो मोस्ट ऑफ द हो गया ये आपका हो गया नाउन फ्रेज। गर्ल्स लाइक, तो ये आपकी तो क्रिया हो गई ना, तो गर्ल्स लाइक, तो वर्ब फ्रेज हो गया ये आपका। और गॉडी कलर्स क्या हो गया, मतलब ये तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको सेंटेंस के अंदर फ्रेजेस ढूंढने हैं अलग अलग तरीके के, ग्रामर से रिलेटेड है ये पूरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शी केम आउट इमोशनली चार्ज्ड आफ्टर द मूवी। ऐसा होता है नहीं, पिक्चर देखने के बाद कुछ लोग रोना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग डरना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, भावनाओं में बह जाते हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ है इसके अंदर। शी केम आउट, ठीक है, वो बाहर आई, तो ये आपको तो पता चल गया होगा, तो ये तो वर्ब फ्रेज है, शी केम आउट। इमोशनली चार्ज्ड मतलब वो भावनाओं में बह गई पूरी तरीके से। एडजेक्टिव फ्रेज, अब कौन रोक सकता है ना, मतलब समझ ही सकता है, लड़कियाँ जब पिक्चरें देखेंगी तो फिर इमोशनली चार्ज हो जाते हैं कुछ, तो है ना, मतलब मेरे को तो पता नहीं, आपको पता होगा शायद। एडजेक्टिव फ्रेज हो गया ये आपका। आफ्टर द मूवी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज, ठीक है, आफ्टर द मूवी। नेक्स्ट देखते हैं। शाय स्टूडेंट, शाय स्टूडेंट्स सिट एट द बैक। शाय स्टूडेंट्स ये आपका हो गया एडजेक्टिव फ्रेज, और सिट एट द बैक ये हो गया आपका प्रीपोजिशन फ्रेज। शाय स्टूडेंट्स सिट एट द बैक, तो एडजेक्टिव फ्रेज आपका ये हो गया शाय स्टूडेंट्स, और सिट एट द बैक हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है एक्सरसाइजेस में। उसके बाद आएगा एक्सरसाइज 2। जैसे कि अब तक आपने जितना भी समझा होगा, तो एक्सरसाइज 2 के अंदर आपको नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ऐसे फ्रेजेस को आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाने होंगे। जैसे कि इसमें क्या है, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। नाउन फ्रेजेस, नाउन फ्रेजेस में क्या है, देखो, नाउन फ्रेजेस के अंदर आपको 5 एग्जाम्पल देने हैं। फ्रेजेस मैंने आपको बताया अपने आप में एक अधूरे सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अ गुड सैलरी, एन अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट, सम क्विक गेन्स, ऑल द गर्ल्स, सिंपल ट्रिक्स, ये 5 नाउन फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अ नाउन फ्रेज फंक्शन जस्ट लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, हैंस इट्स नेम, इट इंक्लूड्स द नाउन एंड एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब द नाउन। इसके अंदर आपको नाउन को डिस्क्राइब करना है, लेकिन फ्रेजेस मतलब छोटे से सेंटेंस के अंदर सब खत्म हो जाने चाहिए। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, प्रीपोजिशन हेल्प्स, preposition help us to describe the position of a noun or pronoun. A prepositional phrase includes the preposition as well as all the words that follow. Prepositional phrases के अंदर अब आपको preposition शो करना होगा, लेकिन एक सेंटेंस के साथ, ठीक है, एक फ्रेज के साथ, लेकिन पूरा नहीं होना चाहिए। आप इसका एग्जाम्पल देखोगे अभी तो अपने आप समझ जाओगे। इन अ जिफी, एक झटके में। आफ्टर एन आवर,
between sunrise and sunset within a few days for better prospects। तो ये जो 5 आपने देखे, ये 5 प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसके अंदर आपने प्रीपोजिशनल का इस्तेमाल करते हुए एक फ्रेज बनाना है। तो इसके अंदर कौन कौन से प्रीपोजिशन आ गए? इन आ गया, एक आ गया आफ्टर, एक आ गया बिटवीन, विद इन और फॉर आ गया। ठीक है, इन, आफ्टर, बिटवीन, विद इन और एंड में कौन सा है? फॉर। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन जोड़ के आपने एक फ्रेज बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिव फ्रेजेस। अब इसके आपको 5 एग्जांपल देने हैं। तो जेनेटिव फ्रेजेस क्या होता है? अब इसके अंदर क्या होता है? द जेनेटिव नाउन फ्रेज इज ऑफन कॉल्ड द पोजेसर फ्रेज and the head noun is sometimes called the possessive noun, and the construction itself is known either as a genitive construction or as a possessive construction। इसके अंदर आप देखोगे कि जो नाउन होगा उसको पहले इस्तेमाल करोगे और आप उसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे। आप इसका एग्जाम्पल से देखो, अजय's हेल्प, अजय की मदद। ठीक है, अजय's हेल्प, राज सेल्फिशनेस, मिसेस वालिया's डॉग, नेहल्स स्माइल, श्रेयाज नॉटी डीड्स। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है इसके अंदर आप नाउन को हेड मानते हो। ठीक है, और उसी को लेके आप एक फ्रेज बनाते हो। तो ये होता है जेनेटिव फ्रेज। इसको पहचानना आसान होता है और बनाना भी। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये देखते ही आप समझ जाओगे। अब आगे एडजेक्टिव फ्रेजेस। अब इसके 5 फ्रेजेस बनाने, तो कैसे बनाओगे? एडजेक्टिव का तो मतलब पता ही होता है आपको, विशेषण मतलब विशेषता। तो आपको इसी को ध्यान में रखते हुए छोटे फ्रेजेस बनाने हैं। वेरी डिफ़िकल्ट, टू सिंपल, वेरी सैड, रेदर अनहैप्पी, एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड। तो ये इसके 5 एग्जाम्पल हो गए। एडवर्ब फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस बनाना भी आसान है। इसके 5 एग्जाम्पल जैसे वेरी हरीडली, टू क्विकली, वेरी नीटली, मोर ईजली, वेरी रेयरली। ये इसके 5 फ्रेजेस हो गए, ये इसके 5 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट वर्ब फ्रेजेस। वर्ब फ्रेजेस में क्या होता है? वर्ब में आपको मालूम ही है, क्रिया। ठीक है, मतलब कि कुछ करता हुआ दिखाना है। लेकिन फ्रेजेस यानी कि अपने आप में एक छोटे से अधूरे इनकम्प्लीट सेंटेंस। ठीक है, हैज़ बिन कुकिंग, इज़ टॉकिंग, बात कर रहा है, किससे कर रहा है मालूम नहीं। ठीक है, तो अधूरे सेंटेंस। हैव मिसअंडरस्टूड, वेयर इंजॉइंग, मस्ट हैव प्लेड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया वर्ब फ्रेजेस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 के अंदर यही था, आपको एग्जाम्पल देने थे फ्रेजेस के। ठीक है, अलग अलग फ्रेजेस थे, आपको उसके अंदर 5 एग्जाम्पल देने थे। तो ये उसके एग्जाम्पल थे, इससे आप आसानी से समझ जाओगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3, point out the subordinate and main verb phrases in the sentences below। जो मेन फ्रेजेस और सबऑर्डिनेट फ्रेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसके अंदर आपको मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज अलग अलग करने होंगे एक सेंटेंस के अंदर। देखो, जो मेन और सबऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस है उसमें ये होता है, जो मेन फ्रेजेस होते हैं वो अपने आप में एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो सबऑर्डिनेट फ्रेजेस होते हैं वो अपने आप में अधूरे होते हैं। ठीक है, उससे कोई सेंस नहीं बन सकता। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसमें 5 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दिस इज़ जिम हु इज़ माई कज़न, दिस इज़ जिम हु इज़ माई कज़न। दिस इज़ जिम जो है वो मेन फ्रेज़ हो गया, और हु इज़ माई कज़न जो हो गया वो सबऑर्डिनेट फ्रेज़ हो गया। मेन फ्रेज़ में आ जाएगा दिस इज़ जिम, इसके अंदर एक सेंटेंस बन रहा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये है जिम। ठीक है, हु इज़ माई कज़न ये अलग हो गया। ठीक है, सबऑर्डिनेट फ्रेज हो गया। आगे देखते हैं, अक्षय डांस ग्रेसफुली इवन विद अ बैक इंजरी। अक्षय डांस्ड ग्रेसफुली, ठीक है, ये मेन फ्रेज हो गया। इवन विद अ बैक इंजरी, अक्षय डांस ग्रेसफुली तो आपका मेन फ्रेजेस हो गया, जो अपने आप में एक सेंटेंस बन रहा है, सेंस बन रही है इसकी। सबऑर्डिनेट फ्रेज हो गया इवन विद अ बैक इंजरी। नेक्स्ट, आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस। आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। मेन क्लॉज हो गया आई फर्स्ट मेट हर इन पेरिस। ठीक है, सबऑर्डिनेट फ्रेज हो गया वेयर आई लिव्ड एज अ स्मॉल चाइल्ड। नेक्स्ट, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द रेस। दिस इज द बॉय, ये हो गया आपका मेन फ्रेज, हु वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द रेस। मेन क्लॉज हो गया दिस इज द बॉय।
नेक्स्ट, आई हेल्ड द स्पाइडर ऑल्दो आई वॉज टेरिफाई ऑफ इट। आई हेल्ड द स्पाइडर, ठीक है, ऑल्दो आई वॉज टेरिफाई ऑफ इट, ये हो गया सबऑर्डिनेट फ्रेज। तो देखो इसके अंदर जो मैंने 5 एग्जाम्पल दिए, इससे मेन फ्रेज और सबऑर्डिनेट फ्रेज के बीच का डिफरेंस आप समझ जाओगे आसानी से। क्योंकि जो मेन फ्रेजेस जो होते हैं उसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना होता है कि वो अपने आप में एक पूरा सेंटेंस बनाएंगे, भले ही छोटा हो, लेकिन उससे एक सेंस बनता है कि हाँ अपने आप में ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। सबऑर्डिनेट फ्रेजेस जो होते हैं उसमें होता ये है कि वो अधूरे सेंटेंस होते हैं, लेकिन अपने आप को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, पूरे नहीं होते, इनकम्प्लीट होते हैं। तो मेन फ्रेजेस और सबऑर्डिनेट फ्रेजेस के बीच में ये चीज़ चलती है। एक्सरसाइज 4 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4, सप्लाई द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द सुइटेबल फ्रेजेस। देखो इसके अंदर क्या होगा, आपको एक अधूरे सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट। आपको पूरा एक कंप्लीट सेंस के साथ एक सेंटेंस बनाना है जिसका कोई मतलब निकले, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत आसान है, समझ जाओगे आसानी से। वी आर स्पेंडिंग, ये क्या है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, वी आर स्पेंडिंग, लेकिन क्या है स्पेंडिंग, पूरा मतलब एक सेंटेंस बनाने को आपको बोला जाएगा। वी आर स्पेंडिंग आवर वेकेशंस इन दार्जिलिंग, ठीक है, वी आर स्पेंडिंग आवर वेकेशन इन दार्जिलिंग। तो ये इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। इनकम्प्लीट आपको कुछ वर्ड्स देंगे, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस बना डालना है, ओके। ही यूजेस लोकल ट्रांसपोर्ट, स्टार्ट द वर्क ऑन टाइम। राज jumped into the pool in order to swim. There must be some misunderstanding between the two of them. तो ये देखो जो 5 एग्जाम्पल दिए, इसमें क्या था, आपको एग्ज़ाम में ऐसे अधूरे सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पूरा एक सेंटेंस बनाना है जिसका कोई सेंस निकले, ओके। एक्सरसाइज 5, इसके अंदर अब क्या है, देखो ये भी आसान है। यूज़ द फॉलोइंग नाउन फ्रेजेस as subject, object and complement in the blanks below। देखो इसके अंदर क्या होगा, आपको एक नाउन फ्रेज देंगे, आपको उसको सब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है, ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करना है और कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना है। आसान होता है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एन ऑनेस्ट पर्सन, अब इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट, एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। देखो इसमें क्या हुआ है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो ऑनेस्ट पर्सन होता है उसे इनाम मिलता है हमेशा। एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। ऑब्जेक्ट, आई लाइक एन ऑनेस्ट पर्सन, आई लाइक एन ऑनेस्ट पर्सन ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट, राज इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपने देखा, आई लाइक एन ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ज़्यादातर तारीफ या फिर विशेषता बताया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट को मेन रख के वो सेंटेंस के अंदर जोड़ना है। ऑब्जेक्ट के अंदर इसको लेके, नाउन फ्रेज को लेके एक ऑब्जेक्ट सेंटेंस बनाना है और एक कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो एन ऑनेस्ट पर्सन इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, आई लाइक एन ऑनेस्ट पर्सन और राज इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब ऐसी और एग्जाम्पल देखते हैं। एन हैंडसम सैलरी पैकेज, अ हैंडसम सैलरी पैकेज। अब इसको सब्जेक्ट में लिखो, A handsome salary package attracts the youngsters these days। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया, they are demanding a handsome salary package। कॉम्प्लीमेंट हो गया, 10 लाख is an handsome salary package। पहले में आप देखोगे कि कैसे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया गया है कि यंगस्टर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दूसरे में क्या होता है, डिमांडिंग होती है। ऑब्जेक्ट, they are demanding और कॉम्प्लीमेंट 10 लाख is a handsome salary package। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। A healthy baby, A healthy baby is always jovial। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। She delivered a healthy baby, she is a healthy baby, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। सब्जेक्ट हो गया, a healthy baby is always jovial। ऑब्जेक्ट हो गया, she delivered a healthy baby और कॉम्प्लीमेंट हो गया, she is a healthy baby। फोर्थ देखते हैं इसका एग्जाम्पल। An understanding mother, an understanding mother। अब इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बनाना है। An understanding mother can sense the needs of his children। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, I have an understanding mother, I have an understanding mother, she is an understanding mother।
शी इज़ एन अंडरस्टैंडिंग मदर, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट। फिफ्थ एग्जाम्पल, एन ओल्ड हाउस, एन ओल्ड हाउस इज़ देयर टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, एन ओल्ड हाउस इज़ देयर टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, द एजेंट शोड मी एन ओल्ड हाउस, दिस इज़ एन ओल्ड हाउस। तो देखो ऑब्जेक्ट हो गया द एजेंट शोड मी एन ओल्ड हाउस, कॉम्प्लीमेंट हो गया दिस इज़ एन ओल्ड हाउस। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, आपको नाउन फ्रेज दिए गए हैं, उसको आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में बताना था। सब्जेक्ट आपने बताया, ऑब्जेक्ट में बताया और कॉम्प्लीमेंट में बताया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर के अंदर। एक बार रिवीजन कर लोगे वापस तो वापस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर पूरा यही था। ठीक है, और आगे देखते रहना चाहते हो तो जुड़े रहना, कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आगे मिलते हैं और ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।